अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, ये शहर आज भी सांस ले रहा है, मगर हर सांस जैसे कीमतों के बोझ तले दबती जा रही हो। धुएं की वही चादर है, मगर इस बार इसमें एक अजीब सी नरमी भी खुल गई है। जैसे आग ने कुछ लम्हों के लिए अपना हाथ पीछे खींच लिया हो, मगर उंगलियां अब भी जल रही हों। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी सुनने में जैसे बारिश की पहली बूंद हो, मगर जमीन अब भी तप रही है। 458 से 378 तक का सफर कागज पर तो आसान लगता है, मगर सड़कों पर चलती जिंदगी अब भी इसी रफ्तार से जल रही है। मोटरसाइकिल सवार के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी का ऐलान, मगर वो रियायत अब तक कागजों की हद तक महदूद है। जैसे उम्मीद का दरवाजा हो जिस पर दस्तक तो दी गई हो, मगर खोला ना गया हो। डीजल अब भी अपनी ऊंचाई पर खड़ा है और इसी के सहारे चलने वाली ट्रांसपोर्ट, बाजार, खपत सब एक ही सवाल दोहरा रहे हैं। जब बुनियाद महंगी हो तो छत कैसे सस्ती होगी? हुकूमत कहती है कि रिलीफ दिया जा रहा है, सब्सिडी के जरिए जजीरे बनाए जा रहे हैं, मगर समंदर अब भी उतना ही बेरहम है। एक तरफ लेवी कम हो रही है तो दूसरी जानिब IMF के तकाजे उसी कश्ती को सीधा रखने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हर मोड़ पर तवाज़ुन का खतरा है, मार्केट की औकात कम करने की बात होती है, जैसे रोशनी को कम करके अंधेरे का बोझ हल्का किया जा सके। तो सवाल ये नहीं कि दुकानें कब बंद होंगी, सवाल ये है कि घरों के अखराजात कब कम होंगे। और इसी बीच हर घर अब भी एक मैदान है, जहां चूल्हा, किराया, सफर और उम्मीद एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रिलीफ आया है, मगर क्या ये काफी है या ये सिर्फ एक वक्फा है इस तूफान में जो अभी थमा नहीं है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में आसमान अब खामोश नहीं रहा। इसमें अब रोशनी नहीं, चिंगारियां उड़ती हैं। हर धमाका जैसे एक नई लकीर खींच रहा हो, जहां सरहदें सिर्फ नकोशों तक महदूद नहीं रहती बल्कि फजा में भी बनने लगती हैं। वादा शादी की लहरें अब 90 के हिस्से से आगे निकल चुकी हैं और हर नई लहर अपने साथ एक पैगाम लाती है कि ये जंग रुकने के लिए नहीं, फैलने के लिए आगे बढ़ रही है। जी तो नाजरीन, जिस तरीके से हमारे सामने ये भी खबरें थी कि ट्रंप जो है वो 48 घंटे की जंगबंदी जो भी चाह रहे हैं, सो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। ये ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं, ये सवालात इनके सामने तो रखेंगे ही रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर बशारत और सगीर चौधरी। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो और डॉक्टर अलमिरान। आप सभी का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। सगीर चौधरी साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। कीमतें एकदम से बढ़ा देना, हुकूमत की जानिब से जो कीमतें बढ़ती हैं 137 रुपये, और अवाम एकदम से घबरा जाते हैं, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आवाम को बताया जाता है कि नहीं, एकदम से एक इजाफा जो था वो हो गया था, गलती हो गई थी। सो हम जो हैं वो 80 रुपये फी लीटर जो लेवी है उसको हम जो है पेट्रोल पे वो कम कर रहे हैं, तो आपको हम बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। और उसमें हम सर ये देखते हैं कि हम इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दिल पर एक भारी पत्थर रख के जो फैसला किया था एक दिन पहले, वो एक दिन बाद बदल गया सर। और उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि दोबारा से उसी मुश्किल में ना फंस जाएँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो इससे पहले हम देखते रहे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में चीज़ें हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान वाली गलती की है, पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी। हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हमारी मईशत वेंटिलेटर पर है। इस तरह के सर कुछ बयान जो है हमारे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। मैं पहले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रात काफ़ी अरसे तक जो है वो हमें TV के सामने बिठाए रखा कि वो एक बड़ा अहम ख़िताब करने वाले हैं, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि हमें उसको मॉनिटर करना होता है। फिर उन्होंने एक लंबी चौड़ी तफसील बताई, फिर उन्होंने ये 80 रुपये का एक जो है वो हमें खुशखबरी सुनाई, बहुत खुशी हुई। फिर किसानों को रिलीफ दिया और इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से उन्होंने कहा, काबीना की तनख्वाहों के हवाले से एक पैकेज का उन्होंने ऐलान किया। अच्छा जी, आपके 2-3 इसमें क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन जो आपने पहले अपने इंट्रो में कहा कि 322 से 458 तक का सफ़र, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। रात जो शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीच थी बड़ी अहम किस्म की, और उन्होंने कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है कि कौम को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। रात भी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक जो उनको लिखी गई तकरीर थी उसका एक सियाक़-उ-सबाक़ जो है वो आवाम के सामने पेश कर दिया। ना उन्होंने जस्टिफाई किया कि जो लेवी बढ़ी इतनी ज़्यादा और एकदम से 137 रुपये हमें क्यों करने पड़े, उनका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। ना उन्होंने ये जिक्र किया कि हमने पहले सस्ते दामों लिया था, जब तेल हमें सस्ते दामों मिल रहा था तो हमने 63 रुपये पर लीटर क्यों बढ़ाया था।
ये 322 से 458 का सफ़र है। अब मुझे बताएं कि मैं पहले आपसे 2000 रुपये ले लूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं कहूँ नहीं मैं आपको अब रिलीफ देना चाहूँगा तो मैं आपको 1000 रुपये दे दूँ आपके पैसों में से, तो वो रिलीफ है? मतलब वो अवाम के साथ क्या वाला रिलीफ काम है? हो गया। क्या रिलीफ है? पढ़े लिखे अवाम है, एजुकेटेड हैं, सब कुछ समझते हैं। लेकिन सर खुश हो गए ना, बात खुश होने पंजाब की नहीं हुकूमत है। भी जो है वो अवाम के लिए बहुत से पैकेजेस जो है वो लेकर आ गई है। नो डाउट के अवाम को कुछ ट्रांसपोर्टेशन में रिलीफ मिला है, इसमें हमें उसकी वो ज़्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बात तनकीद करने वाली है या जो बात डिबेटेबल है, जो आपका क्वेश्चन है, वो ज़रूर बनता है कि भाई आप ये बताएं कि आपने 137 रुपये किस तरह बढ़ाए थे, उसकी हमें जस्टिफिकेशन दे दें। क्या हमें कोई जस्टिफिकेशन मिलेगी इसकी? गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है वो वजीर साहब बैठ के कहते हैं कि 137 हवा कर दिया, उन्होंने एक नया लफ्ज़ निकाल दिया, ठीक है, और फिर डीजल की कीमत में उन्होंने कहा जी इतना बढ़ावा कर दिया। तो भाई आपने इतनी कीमत अगर बढ़ाई है तो हमें ज़रा बता देना, क्योंकि हमने पैसे पे करने हैं। सर आप ये किसी ने तो नहीं करने। सगीर साहब आप कुछ भूल रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि जब हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ती हैं, उसके बाद तमाम तर अशिया जो है, शय ज़रूरिया जो है, शय जो खुरनोश है, उनकी कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। और जब अगर पेट्रोल की कीमत कुछ कम हो भी जाती है तो ये कीमतें दोबारा अपनी असल कीमत पे नहीं आती। सर उस पर मैं आपसे बात करूंगी। सारा जी आप भी हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ अच्छा करने की कोशिश तो किया, लेकिन फिर भी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी और मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी के ऐलान को एक ऐलान जो है वो किया है। खुश आइंद बात है, लेकिन उससे पहले हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक दिन पहले 137 रुपए कीमतें हैं जो वो बढ़ाई गई थी। और हमेशा सायरा जी ये क्यों हम देखते हैं कि जब भी कोई बुरी खबर सुनानी होती है, जो विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम हैं वो आते हैं, बुरी खबर सुनाते हैं, और नेक्स्ट डे जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो एक गुड न्यूज़ के साथ आते हैं। सो इस चीज़ को किस नज़र से देख रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वो शायद ये बताना चाहते होंगे कि देखें, मुझे खिताब मिला था खादिम आला का, और हमारे दिल में अवाम का दर्द है, और तो जो अच्छी खबरें हैं वो मैं सुनाऊंगा। वज़ीर ख़ज़ाना क्या है वो तो आपको पता है कि ब्रीफ केस लेकर आए थे, एक दिन के अंदर वो पाकिस्तानी शहरी बने, और जैसे ही गवर्नमेंट जाएगी उन्होंने अपना ब्रीफ केस उठाना है और टाटा बाय बाय। हर हुकूमत में ऐसा होता है। शौकत अजीज हर उसमें हमारे हफीज शेख साहब, क्या हफीज शेख नहीं, वो कौन से आए थे? हफीज शेख ही थे ना, वो वज़ीर आज़म बने थे जो हमारे शौकत, हाँ हफीज शेख भी आए थे और शौकत अजीज साहब भी आए थे। हाँ जी, उससे पहले वो मोइन साहब भी आए थे। जी बिल्कुल ऐसे जी, तो वो इनका तो कुछ नहीं है। अब देखें ना, यहाँ पर इंडस्ट्री से रज़ाक दाऊद साहब का बंदा पूछा वो कहाँ पर है, फिर हमारे और भी बहुत सारे लोग आए, तो फिर इनको इतना होता नहीं है, आके ये खबरें सुनाते थे। इनको पता है कि ना कोई हल्का, ना कोई अवाम में उठना, ना बैठना। बाकी वज़ीर आज़म साहब ने यही किया है कि हमें वो कहते हैं ना कि डेंगू और कोरोना दिखाकर बुखार पर राजी कर लिया कि वो ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतें 137 कहाँ पड़ी हैं? आप वो पहले 8 रुपए और फिर 55 रुपए भी मिला रही हैं साथ। जी मिला रहे हैं। ये 322 थी, उससे 458 रेज कर गई है मैडम। 458 तो कर दी थी, लेकिन उससे पहले जो 8 रुपए बढ़ाए थे, 8.5 रुपए बढ़ाई थी, फिर उसके बाद 387 रुपए है, फिर अब वो 55 रुपए बढ़ा दी। ये 258 थे, और ये जंग से 2-3 दिन पहले इन्होंने 4 रुपए पहले, 8 रुपए पहले बढ़ाए, 8 रुपए और 55 रुपए फिर बढ़ाए। तो एक्चुअली 258 से 450 सर 63 उस वक्त बढ़े थे, 57 अब बढ़ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो 237 बढ़े हैं। तो जैसे अभी कहा कि उन्होंने आके कोई तफसील नहीं बताई कि ये जो गले पे छुरी फेरी है, तो वो पहले जब पेट्रोल था, वजीर खजाना ने भी आके बोला कि 28 दिन का पेट्रोल है। फिर उसके बाद हम कहते हैं, हम ईरान की तरफ से भी शुक्रिया और पाकिस्तान जिंदाबाद सुनते हैं। फिर यहाँ पर भी हमारी कामयाब सफारतकारी है, 12 जहाज आते हैं जिसमें से 2 हमारे पास पहुँचते हैं, बाकी पता नहीं 8-10 कहाँ पर हैं, वो हमें नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। और इनके जो मुशीर और वजीर हैं वो भी जवाब देने, ना आता तारड़ ने, ना अकील मलिक ने, सब ने सॉरी कर दिया कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो वो हमें पता चले कि वो कहाँ चला गया। अब बताएं ना कि ये जो प्राइसेस हैं, या तो आवाम को समझाएं। देखें, आप या हम कोई थोड़ा बहुत समझ लें कि ठीक है, बात अवेलेबिलिटी की होती है कि मुल्क में अवेलेबल होना चाहिए, और फिर प्राइसेस हम उस हिसाब से कर रहे हैं। कि आम बंदे को क्या समझाएं?
और ये जो आपने करना था ठीक है, या आके हमें इनके जो भी आते हैं आके भाषण देते हैं और फौरन बताना शुरू कर देते हैं जी यूके में इतना है तो वहाँ इतना है। अरे भाई, एक तो मुझे मिसालें समझ नहीं आती, हमारा मुआवजा उनसे बनता ही नहीं है किसी तरीके भी। वहाँ पर रियासत रियासत है, वो फलाही रियासतें हैं, वो आवाम का ख्याल करती हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, यहाँ पर देखें बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता जा रहा है। जो एक आम बंदा है उसकी क्या है इनकम? ये जो घर में मेड्स या बाकी मुलाजिम वगैरह काम करते हैं 20 से 25 हज़ार तो एक, ये तो फिर भी मैं ज्यादा बता रही हूँ। आप गाँव की तरफ चले जाए तो वो मेरे ख्याल में 500 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं। 500 दिहाड़ी वाले को का मुआवजा हम लोग यूके या उनसे कर रहे हैं, क्योंकि बाइक वगैरह यही ज्यादा इफेक्ट। अब जिसके पास 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है वो किसी ना किसी तरीके से पेट्रोल अफोर्ड कर लेगा जी। ये जो बाकी जो है जिनका है, जिनके पास सुजुकियां हैं, जो माल इधर से उधर पहुंचाते हैं, बाइक रिक्शा और किसान, उन पे वो उन्होंने आके कोई तफसील नहीं बताई। और फिर जी 6 महीने की तनख्वाह का, अरे आप बाकी खर्चे आप अपनी मराद देखें तो ये 6 महीने की तनख्वाह तो पीनट है। फिर हमें यहाँ पर कोई आके याद सादिक के वो बताना शुरू कर देता है, वो जिस बंदे ने अपनी तनख्वाह 21 लाख करके और उसको अफेक्टिव वो जो क्या होते हैं 6 महीने पहले की भी ले ली कि भाई ये जो जून में फैसला हुआ और पता नहीं जनवरी के फरवरी से उन्होंने वो पे ले ली। तो ये नहीं समझ आ रही कि इनकी जो चीजें और तमाम बार बार वही लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है। लोग यहाँ पर आसान जुबान समझते हैं कि उनको कैसे समझाएं। तो आपने खत्म करनी थी तो आपने अपनी पेट्रोल लेवी खत्म करनी थी ना। फिर पता नहीं बीच में 7 रुपए कितने वो डीलर उनके हैं एसोसिएशन के, 8 रुपए बीच में पेट्रोल वालों के हैं, और ऐसे ऐसे करके 8.64 यानी 8 रुपए 64 पैसे, 8 रुपए 64 और 7 उनका। और फिर आप ये लेवी और ये सारी चीजें देखिए, हमें बेवकूफ समझते हैं जब वहां से कोई मसला ही नहीं है। आप मुझे बताएं तो सही, ये आके उन्होंने बस वो देखे ना घबराए हुए चेहरे के साथ और आके ये जी बड़ा अपना उन्होंने वो किया। आपने एक रात में आवाम के उससे जेबों से पैसा निकलवा लिया। मसला ये है कि ये इनका खसारा पूरा नहीं हो रहा, आगे आ रहा है, बजट आ रहा है, तो इन्होंने ये तमाम चीजें ये इसी तरह छोटी छोटी वारदातें कि ये एक दिन का ये कर लिया, 3 दिन के लिए हाई ऑक्टेन बढ़ा दिया, ये कर दिया। आप मुझे बताएं, पेट्रोल खत्म किया है, ये डीजल है जो ज़रात रीढ़ की हड्डी, कल भी आपको कहा था, वो तो सारे डीजल पर चलते हैं। जितनी बड़ी गाड़ियां, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये जो रोड रास्ते जो उनको फंड मिलते हैं, जो भी बिल्डोजर चीजें वीजें, वो तो सारी डीजल से चलती हैं। डीजल इन्होंने कम नहीं किया, वो वहां पर कैसे होगा? और अभी जो बिजली के कारखाने हैं कि ये जब ये तेल में से मतलब मेन तो डीजल ही है ना, फिर उसके बाद ये पेट्रोल और हाई ऑक्टेन और ये चीजें निकलती हैं, उसको तो उन्होंने कम नहीं किया। और आके ये बता रहे हैं कि जैसे इनकी कोई वो है जी 6 महीने की, ना इनका प्रोटोकॉल कम हो रहा है। अभी मैं कोई प्रोग्राम कर रही थी, नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो बाबू लोग, अरे क्यों बाबू लोग आसमान से उतरे हुए, सबसे बड़ा से उतरे हुए इनके पास, चले बुराई की जड़ ये लोग हैं जी बुराई की जड़। मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये जो पीटीआई जब मैं 2018 में आई थी, और बड़ी मतलब वो कहते हैं ना कि मैं खुश थी कि आपको पता होगा कि इनका नारा था कि रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, कि इदारों में कि ये पुलिस हो गया, ये ब्यूरोक्रेसी होगी, वो तो किसी हाथ में नहीं है। आप मुझे बताएं को वजीर बनता है किसी, क्या मैं बताऊं कि ये यहाँ पर, मैं तो वहां पर कमेटीज में बैठ के इनको देख कर आई हूँ, कि एक बैठा होता था सेक्रेटरी, एक बैठा होता था एडिशनल सेक्रेटरी, एक बैठा होता था ज्वाइंट सेक्रेटरी। और मैं कहती हूँ एक स्कैम पकड़ा इन्होंने कहा हम पकड़ाई देंगे क्या? बोलियां लगती हैं, हज के दिनों में लगती हैं कि अच्छा भी आ जाए, हज मिनिस्ट्री में कौन सा सेक्रेटरी आएगा जी। और फिर पता ही नहीं चलता। भाई आप 20वें के बाद इनको पक्का एक डिपार्टमेंट दे दें कि इनकी पोस्टिंग नहीं होगी। ये थोड़ी 6 महीने उधर कांड करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो उधर निकल जाते हैं। आप इनको ये बड़े बड़े बूटेड सूटेड इनकी तमाम सारी चीजें देखें, एक इदारे को तो सही ना कर सके कि ये जो बैठे हुए होते हैं कोई एक इदारा बता दे, इनके ऊपर मलबा नहीं गिरता, मलबा आके गिरता है जो उस वक्त का वजीर होता है। हम मुझे बताएं, कोई भी उठ के आता है उसको उस डिपार्टमेंट की अंदर वाली चीजें क्या पता। सायरा जी एक सवाल कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, मैं उसका जवाब आपसे चाहूंगी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में किसने धकेला था, मतलब वो एक सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ, किसने धकेला था?
अस्तगफिरुल्लाह। 25 अदवार जो है वो हो चुके हैं और 26वें की तैयारी है। 2008 में जी वो आ चुके हैं। इनके तो ख्वाबों से इमरान खान ही नहीं जा रहा। मेरे ख्याल में ये रात को लरज लरज के उठते हैं। ये हमें बेवकूफ पता है, इन्होंने अपनी नफरत में खुद इजाफा करवाया। अगर ये सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाते ना तब भी कोई थोड़ा सुकून होता। पर सायरा जी वो अगर देखा जाए कि जो बानी पीटीआई जो है वो गलतियां कर चुके हैं, वो फिर इस हुकूमत ने तो नहीं की ना। इमरान साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। IMF को ऑन बोर्ड लेके जो 80 रुपए जो है लेवी पेट्रोल पे इसको जो कम किया गया है, या IMF को इत्मीनान में लेकर किया गया, सो फैसले जो है वो समझदारी का बता रहे हैं कि भाई कोई समझदार है जो इस तरह के फैसले जो है उसकी जानिब से करवाए जा रहे हैं। सो IMF को ऑन बोर्ड लेकर सर जी ये चीज़ जो है हमारे सामने आई। इसके पहले आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने IMF को बहुत ही ज़्यादा नाराज़ किया था। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पता है आप हमेशा मुझसे ऐसे ही सवाल करती हैं, जरा मुश्किल और धकेल देती हैं बॉल हमेशा तहरीक इंसाफ की तरफ। सर आप हैं ही तहरीक इंसाफ के, सर आपसे तहरीक इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश करती हैं ज्यादा। नहीं सर, कोई खिलाफ नहीं होते सर, हम हकायक बताते हैं, वो आप उसमें मुखालिफ में ले जाते हैं। हम खिलाफ नहीं बात कर सकते। सर कुछ गलत कहा तो बता दे, आप सही कर दे उसको। मैं आपकी तमाम बातों का जवाब, मुझे ये बताएं कि पहले पिछले 40 साल से इस मुल्क को जोंक की तरह कौन चिमटा रहा? ये शरीफ खानदार है जो 1985 से लेकर आज 2026 तक इस कौम के सर के ऊपर चढ़कर बैठा है और ऐसा ऐसा टीका इन्होंने लगाया है। कभी ये टीका आपको लगाते हैं लंदन फ्लैट्स में, कभी ये शुगर मिल्स के अंदर, कभी ये दूध के अंदर, कभी ये फीड के अंदर, और कभी ये टैक्स माफी पे, कभी पापड़ वाले के 11 अरब रुपए बाद ट्रांसफर हो जाते हैं। चले ये बातें बाद में करेंगे, मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ। देखें, IMF ने इनको ये नहीं कहा था कि आप एकदम से 137 रुपए बढ़ा दें। देखिए आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगी। आज भी ये जो गवर्नमेंट है ये पेट्रोल पाकिस्तानियों को 170 के करीब रुपए लीटर पर दे रही है। असल प्रॉब्लम किस जगह पे है? असल प्रॉब्लम है लेवी। लेवी आपसे वसूल की जा रही है 1 लीटर के ऊपर 211 रुपए। अब वो 211 रुपए क्यों आपसे, और आपने देखा कि इस वक्त जो खित्ते के मुमालिक हैं, मैं एक कंपैरिजन आपको दे देता हूँ। जो खित्ते के मुमालिक हैं, इंडिया में तेल की कीमत बढ़ी 0%, बांग्लादेश में 5%, अफगानिस्तान में 2%, श्रीलंका में जो मैक्सिमम बढ़ी वो 22%, और पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ी 92%। इसके पीछे राज क्या है? बड़ी है किस जगह पे सर? 8 रुपए लीटर मिलता है तेल, 6 से 8 रुपए पाकिस्तानी। अच्छा, ईरान में। अब सर मुझे जरा बात कंप्लीट कर दीजिएगा प्लीज, अब फिर मैं वो निकल जाता दिमाग से। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आप टीवी पर देख रही हूँ कि IMF की एक अगली किस्त जो है वो रिलीज होने लगी है, और पहला 2 वीक पहले पाकिस्तान में वाहिद और उनकी जो वाहिद उनकी मीटिंग हुई है, और उसके बाद सारी उनकी जो कंडीशन थी फुलफिल कर दी गई हैं, और आपकी $1 अरब की जो किस्त है वो रिलीज होने वाली है। तो मसला पेट्रोल की कीमत बढ़ाना सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करना था, और उन्हें बताना था कि हमने इतनी कीमत बढ़ा दिया है, इतना रेवेन्यू हमारे पास मजीद आएगा, और जो नया कर्जा हमें मिल रहा है और जो अगले उनकी किस्त हम इस तरह मेंटेन कर लेंगे। अब आते हैं एक और तरफ। अब आपको मैं बताऊं कि एक और बड़ा जो फड्डा चल रहा है वो क्या है। इस वक्त FPR जो है वो खसारे का सामना कर रही है टैक्स की मद में 600 अरब से लेकर 1300 अरब रुपए तक का। अब उसको पूरा कहां से किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान 9 मई के बाद, जब 9 मई हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, हमारे लोगों को उठाया। सर जी आप उस सवाल पे नहीं आ रहे जो मैंने आपसे पूछा है, मैं चाह रही हूँ उसका जवाब लेना आपसे। जी बताइए। सर वही सवाल है IMF के हवाले से कि आपके जो बानी पीटीआई है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने IMF को इत्मीनान में नहीं लिया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है उसने IMF को ऑन बोर्ड लेके सर 80 रुपए कम किए। ये सवाल इररिलेवेंट है सर। इररिलेवेंट मतलब मुझे आप इस सवाल की कोई सर आपकी पार्टी नहीं, सर आपकी पार्टी की बात जब करो, आपकी पार्टी की बात, चले हट जाते हैं उस चीज से सर, हट जाते हैं। चले आपसे चले सर आपसे ये जान लेते हैं कि ये जो तमाम इकदाम महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हुकूमत कर रही है, क्योंकि अब हुकूमत जो है वो नून लीक है, सो उस हवाले से क्वेश्चन जो आपके सामने रख लेते हैं, आप PTI के हवाले से बात नहीं करना चाह रहे। तमाम इकदाम जो है महंगाई के तूफान को सर उसको रोक सकेंगे, या आप देख रहे हैं कि IMF के दबाव में जल्दी वापिस ले लिए जाएंगे तमाम तर जो मतलब जिस तरीके से फैसिलिटेट करने की आवाम को कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। आपको देखें, अब देखें आप यहीं से तो मुझे ये चीजें आपकी समझ नहीं आती कि ये हुकूमत फैसिलिटेट करना चाह रही है। मुझे
बताएं, जब आपके पास पिछले रिजर्व पड़े हुए थे जंग शुरू होने से पहले, आपके पास 30 डेज के रिजर्व पड़े थे, उसके ऊपर भी हुकूमत ने आपसे 55 रुपए एक और 8 रुपए एक 64 रुपए लगाकर 113 अरब रुपए जमा किया। तो आकाशा, आप कैसी बातें करती हैं कि ये हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है? इस हुकूमत ने किस तरह आपको फैसिलिटेट किया है? मुझे ये बताएं कि वो जो पुराना चलिए सर, इससे भी हट जाते हैं। सर ये बताएं, इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पैकेजेस जो है वो आवाम के लिए लेकर आई है। आपकी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया खैबर पख्तूनख्वा में आवाम के लिए? अच्छा, कौन सा पैकेज लेकर आई है पंजाब की गवर्नमेंट? आपके छीने हुए पैसे। सर ट्रांसपोर्ट फ्री हो चुकी है, किसानों के लिए बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। आप तो बात सुनती जी सर, प्लीज बात तो सुन लिया करें। आप शो की होस्ट हैं, आप होस्ट बने, अपने गेस्ट को भी सुने कि गेस्ट क्या कहना चाह रहा है। इफ यू विल बी कीप कटिंग मी ऑफ तो आई वुडंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपने मुझे सुनना है तो सवाल करने के बाद मुझे सुने। चले सर, बता दें आप। तो मैं सवाल का जवाब नहीं दे। सर आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। केपी के गवर्नमेंट इस वक्त आवाम के लिए क्या कर रही है? अच्छा, आप बार बार केपी पे जा रही हैं। मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटेट किया? चले एक बता दे। सिर्फ बसों का किराया 1 महीने के लिए आपको माफ कर दिया गया कि जी बसों का कोई किराया नहीं होगा। आप अपना बता देना, वो तो 35 से कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है। चलिए सर, आप कह रहे हैं कि सिर्फ इतना सा कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब गवर्नमेंट ने इतना सा कर दिया है, केपी के गवर्नमेंट ने क्या किया? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये तमाम जो क्या केपी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है इसके ऊपर? और मुझे ये एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, सवाल आपको सगीर साहब बता रहे हैं कि पूछे, मैं आपको बता देता हूं। तमाम जो टैक्सेस होते हैं बाकी वो तमाम सूबों में 18वीं अमेंडमेंट के बाद तकसीम किए जाते हैं। पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो सोलली वफाकी हुकूमत लेती है और तमाम का तमाम जो टैक्स है वो वफाकी हुकूमत अपने इस्तेमाल में लेकर आती है। अब वफाक का और पंजाब का एक नेक्सस है, वो आपको पता है, ऊपर चचा है नीचे भतीजी है, ठीक है। और केपीके में आज भी वफाक के जिम्मे 4400 अरब रुपया वफाक की तरफ बकाया है जो रिलीज नहीं किया जा रहा। आज केपी गवर्नमेंट जो है शॉर्ट ऑफ द एजुकेशन बजट है, उनके बजट शॉर्ट्स हैं हेल्थ की तरफ, उनकी जो आपकी डेवलपमेंट के बजट है वो सारे अबेंडन पड़े हुए हैं। 4400 अरब रुपया आज भी वफाकी हुकूमत ने केपी गवर्नमेंट को देना है। आज हमारे वो पैसे रिलीज करें, हम अपनी आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देंगे। जब हमारा बजट ही खाली है, हमारे पहले के बजट भी आपने दबा कर रखे हुए हैं, तो हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं? इसलिए आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए भी हैं। सर काबीना के मेंबरान की तादाद आप लोग बढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो आवाम के दिल पे एक छुरियां जो आप चला रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी जी अली इमरान साहब। इस पर अलग से बात करूंगी मैं आपसे, लेकिन इस वक्त डॉक्टर बशारत साहब आप ही हमारे साथ मौजूद हैं। सर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर हालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हो चुके हैं, इस मामले पर सियासत करने वाले जो हैं उनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। सो किस किस्म की सियासत जो है वो हुकूमती वज़रा समझ रहे हैं कि इस वक्त हो रही है, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि कीमतों में जो कमी की है इसका बोझ जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे पहले भी कहा गया कि जो ये इस वक्त हालात हो चुके हैं इसका तमाम तर बोझ जो है वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अब दोबारा अगर ये कीमतें कम की गई हैं, 458 से कम करके 378 की गई हैं, तो इसका बोझ भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सर जी, टैक्स कौन दे रहा है? ये तमाम तर हालात जो हुकूमत अपनी जेब से तो डेफिनेटली नहीं देना। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, अब मुझे भी टाइम दीजिएगा जितना आपने और स्पीकर्स को दिया है। जी सर, तो मैं आपको तफसील से आपको बता देता हूँ। देखें, गवर्नमेंट किस तरह अदा करेगी। जो वज़ीर साहब आपने जिनका नाम लिया है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट लेवीज़ जो हैं इसमें 97 रुपये और 27 पैसे हैं, ठीक है। इसमें जो लेवी है वो 80 रुपये 61 पैसे है, कस्टम ड्यूटी जो है 14 रुपये 16 पैसे है, और क्लाइमेट लेवी भी है जो अभी लगाई गई है कुछ अर्सा पहले, वो 2.5 रुपये है। इसी तरीके से OMC मार्जिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है उनका 7.87 रुपीज़ है, डीलर कमीशन जो है 8.64 है, और IFEM 7.52 है। इस तरह डीजल पे जो है वो हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो 80 रुपये कम किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ये हुकूमत कैसे अपनी जेब से देगी? ये तो लेवी थी, देखिए ना, पेट्रोल की कीमत के ऊपर ये ले रहे हैं टैक्सेस, बिल्कुल उसके ऊपर जो टैक्सेस ले रहे हैं, जो कि इन्होंने पेट्रोल को एक जो है ज़रिया बनाया हुआ है हुकूमत की कमाई का, और उस कमाई से फिर आपको पता है कि यशियाँ की जाती हैं जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, जिसमें कि और अहदेदारान भी शामिल हैं, तो वो ये हुकूमत से लिया जाता है। आज आपने सुना होगा पेट्रोलियम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने ये बताया, मुझे अपने मुंह से कहने की ज़रूरत नहीं है, कि 3000 रुपये हर महीना जो है वो एक मोटरसाइकिल वाला गरीब जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, रोटी खाने को पैसे नहीं है, वो टैक्स देता है पेट्रोल के ऊपर। 3000 रुपये महाना
ये कितना बनता है? 36,000 रुपये साल का। और अब अगर आप इसी तरह लगाएं कि बाकी लोग जो हैं, अच्छा ये क्या समझते हैं जो इन्होंने ये वज़ीर ख़जाना साहब बुलाए थे हॉलैंड से और लगाया था इनको ये नज़र आता है कि जो मिडिल क्लास का आदमी है, जिसकी बहुत ही लगी बंदी थोड़ी सी तनख्वाह है, जो अपने क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे नौकरी करता है, इस मुल्क को तरक्की देता है, वो बहुत अमीर आदमी है। इन्होंने यहाँ तक किया था कि 1 साल पहले इन्होंने दूध के ऊपर, दूध का जो कार्टन होता है जिसमें 12 लीटर्स होते हैं, उस पर 1,000 रुपये बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इस मुल्क में बच्चों से दूध छिन गया और जो है स्टंटेड ग्रोथ शुरू हो गई बच्चों की। सिर्फ इसलिए इन्होंने कहा कि दूध तो सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पीते हैं और अमीर लोग पीते हैं, ये इनका बयान है टीवी के ऊपर। लग्जरी आइटम पे आता है। तो जब इनको इतना भी पता नहीं है कि अमीर क्या इस्तेमाल करता है, गरीब क्या इस्तेमाल करता है, मिडिल क्लास तो इनके रेडार पर आती ही नहीं है। मिडिल क्लास जो सारी दुनिया को तरक्की देती है, जिसने अमेरिका को तरक्की दी है, जिसने यूरोप को तरक्की दी है, जिसने और डेवलप्ड कंट्रीज को तरक्की दी है, वो मिडिल क्लास ने दी है। मिडिल क्लास तो इनके सामने कोई चीज़ ही नहीं है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस मुल्क से सारा टैलेंट जो है बाहर जा रहा है, और यहाँ सिर्फ ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये जो सियासतदान हैं जो लूट मार करते हैं, वही लोग अब यहाँ पे रह जाएंगे, और जो भी पढ़ा लिखा टैलेंट है इस मुल्क से वो बाहर जा रहा है। तो अब आपका जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है, बात ये है कि ये लोग क्यों नहीं ईवीज़ की तरफ आते। पेट्रोल, आप जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, आपकी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि आप उसको कम से कम इस्तेमाल करने की तरफ लाएं। जी। ईवी, 4 व्हीलर्स ईवी की पॉलिसी जो है वो क्यों नहीं इस तरह की आती कि मुल्क में आइंदा कोई जो गाड़ी है वो ईवी के अलावा नहीं बनेगी। नेपाल ने जब ये पॉलिसी आप अपना लेंगे तो आप 2-3 साल के अंदर अंदर आपकी जो इंपोर्ट्स हैं ऑफ पेट्रोलियम गुड्स वो कम से कम हो जाएंगी। और ये सिर्फ कारें ही नहीं होती, जो आपके बसेस हैं, बसेस तो ऑलरेडी आपने देखा होगा इस्लामाबाद में ईवी जो हैं वो चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस चल रही हैं, होती हैं। ये सारा के सारा जो डीजल इंजन्स हैं और पेट्रोल इंजन्स हैं, ये रिप्लेस किए जा सकते हैं विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। क्यों नहीं इसकी तरफ आते? फिर आपके मुल्क में जब से ये आपना हॉर्मोज बंद हुई है, उस पे से आपके मुल्क में गैस भी आनी बंद हो गई है, LNG जो कतर से आती थी, कतर ने बिल्कुल बंद कर दी है, कोई आपकी अब इंपोर्ट नहीं हो रही। आपके पास खाद की कमी हो गई है मुल्क में। खाद की कमी को पूरा करने के लिए जब मैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में था, हमने विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स, इन सब पर जो है वो पॉलिसीज भी दी और इस पर टेक्नोलॉजीज देकर काम शुरू करवाया, जो कि बाद में इन्होंने रोक दिया। अब आप ये देखें कि जितना मुल्क में वेस्ट वाटर पैदा होता है, जितना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है जिससे कि आप बना सकते हैं, आप बेहतरीन खाद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आपको ज़रूरत ही नहीं है इस केमिकल खाद की। आप उसी पानी से और उसी सॉलिड वेस्ट से आप जो है उसको रिसाइकिल करके आप बहुत सारा और मटेरियल ले सकते हैं। हमने बायोडीजल की टेक्नोलॉजी इनको दी है और 2008 में PSO को दी। अगर ये बायोडीजल की टेक्नोलॉजी जो हमने इनको दी थी अल्टरनेटिव एनर्जी से, उस पर काम करते हैं तो अभी तक इनको डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं मतलब हर वो प्रोजेक्ट जो कि आवाम के फलाह बहबूद के लिए होता है सर, अगर वो शुरू हो भी जाए तो बंद हो जाता है, और या उसके अलावा आप सुन लेना पूरी बात अब मेरी। उसके अलावा देखें, बात यह है कि आपको प्रॉब्लम्स हर एक बताएगा, सोल्यूशन कोई नहीं बताएगा। मैं आपको सोल्यूशंस बता रहा हूँ और साइंटिफिक सोल्यूशंस बता रहा हूँ जो मैं बाहर से लेकर आया और यहाँ इंप्लीमेंट कराएं, और लेकिन बाद में उन पर काम रोक दिया गया। अब डीजल का मैंने आपको बताया कि मुतबादिल है बायोडीजल, जो हमने टेक्नोलॉजी PSO को दी है, इन्होंने काम नहीं किया उसके ऊपर। उसके बाद पेट्रोल में आप 20%, जो अली इमरान साहब बैठे हैं बताएंगे आपको, कनाडा में बाकी तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में 20% एथेनॉल मिक्स्ड होता है, उसमें कोई आपको इंजन में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो 20% तो आप एथेनॉल मिक्स कर सकते हैं। एथेनॉल आपकी शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, और यहाँ पर आप सारा एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है पेट्रोल से। तो 20% आप अगर मिलाएं पेट्रोल में तो 20% आपका इंपोर्ट बिल कम हो सकता है पेट्रोल का। प्लस बहुत से ऐसे सियाने लोग जो है वो मौजूद हैं जो इस तरह की सर, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, सर ब्रेक का कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो एथेनॉल बेस्ड फ्यूल होता है। जी सर, यहाँ पे ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। इस वक्त आपका पॉइंट सर आ चुका है। आवाम के फलाह बहबूद के लिए जो भी मंसूबा होता है या जो भी मंसूबा बताया जाता है कि ये जो है ये पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए है, आवाम के लिए है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि वो शुरू ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं शुरू हो पाती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
बैक एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाजरीन, इस वक्त जो ईरान जंग है, ईरान अमेरिका इसराइल जंग जो है, पूरी दुनिया की उस पर नज़रें तो हैं, ये तो हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वक्तन पर वक्तन ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो एकदम से बदल जाते हैं। कभी वो क्या कह रहे होते हैं और कभी वो एकदम से ऐसा तेंद्रा बदलते हैं कि चीज़ें जो हैं वो समझ से बालातर हो जाती हैं। कभी वो कहते हैं मैंने मुज़ाकिरात करने, कभी वो कहते हैं मैंने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब एक तैयारा जो है अमेरिका का वो जब गिरता है तो उसके बाद अब उसके पायलट को जो ढूंढने की कोशिशें हैं, अभी तक वो मिला नहीं है, सो ढूंढने की जो कोशिशें हैं वो जारी व सारी हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है, हर तरह का उसका जो दिफाई सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब ईरान जो है रिजीम भी चेंज हमारे मुताबिक जो हम चाहते थे वो चीज़ें भी हो चुकी है, लेकिन एकदम से इस तरह के बयान जो है फिर आते हैं। फिर ट्रंप साहब जी कह रहे हैं कि 48 घंटों के लिए जंगबंदी का ऐलान किया जाता है, लेकिन ईरान कहता है ना भाई ना, कोई 48 घंटों की जो हम जंगबंदी है हम उसको नहीं मानते हैं, जैसे चल रहा है चीज़ों को वैसे ही चलने दिया जाए। डॉक्टर अली इमरान साहब, इस मरतबा में पहले सर आप पे जाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको हमेशा से गिला होता है कि आपको वक्त जो है वो बहुत कम मिलता है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? देखिए, ईरान के साथ जो हुआ, आज मैं उस पर एक लेटेस्ट आपको चाइनीज गवर्नमेंट का भी एक बयान आ गया है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिक एक बयान दे दिया जी। और वो मैं सुनकर खुद बड़ा वो हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो जंग है ये अब बंद नहीं हो सकती, इसलिए कि जंग ईरान ने शुरू नहीं की, ये जंग खित्ते पर अमेरिका ने मुसल्लत की है और अमेरिका को ही ये जंग खत्म करनी होगी। लिहाजा ये बयानात के 48 घंटे या 7 दिन के लिए जो जंग रोकने का अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो बयान था, वो अब मेरे ख्याल से उसके खिलाफ चाइना भी खड़ा हो गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि होने वाला क्या है। आकाशा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह अमेरिकन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अटॉर्नी जनरल और कई ऐसे जर्नल जिनको पीट हेगसेथ ने अभी फाइट किया, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो आजकल जंग के वजीर हैं, तो ये चीजें हमें बता रही हैं कि अमेरिकन जो है वो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड और बूट्स ऑन ग्राउंड होने जा रहे हैं। इसमें अब कोई शक नहीं है, इसलिए कि अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर ना जाना होता तो वो कभी भी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि वो उनके साथ सिंक्रनाइज नहीं कर रहे थे, उनकी सोच के साथ वो मुखालिफ थे इस चीज़ के कि हमें ईरान के ग्राउंड्स पर नहीं जाना। और फिर जो एक रिपोर्ट लीक हुई थी उसमें उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया कि ईरान जो है वो उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती और उसके पास कई हज़ार जो है वो मिसाइल्स और ड्रोन हैं। तो अब मेरे ख्याल से आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि खित्ते में और मिडल ईस्ट में और पूरी दुनिया में ये बड़ी वर्ष होने चाहिए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर अमेरिका ग्राउंड्स पर जाता है, बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड होते हैं, तो फिर आप सोचिए कि क्या होगा कि वहां पर जब अमेरिका हमलावर होगा फिर उसका जवाब दिया जाएगा। और ईरान जब पूरी मिडिल ईस्ट पर जब हमला करेगा तो जो तेल की सप्लाईज आपको थोड़ी आज नजर आ भी रही हैं, वो 20% जो तवानाई वहां से तेल के जहाज निकल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बड़ा खतरनाक बयान जो आज इन्होंने दिया कि जी हम दोबारा से अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम ईरान की बिजली और इनका पानी बंद कर देंगे। तो सोचें अगर ये ईरान की बिजली बंद कर देते हैं और ईरान रिटेलिएट करते हुए पूरे मिडिल ईस्ट की बिजली और पानी को ख़त्म कर देता है तो उसके बाद के हालात क्या होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज के हालात हैं जिसमें हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है, ग्राउंड्स पे चले जाते हैं और फिर उनके खार्क पे हमला हो जाता है और इस तरह ईरान मामला कर देता है, तो पूरी दुनिया किस टर्माइल के अंदर जिंदा रहेगी। अब यहाँ पर जो सोच रहे हैं, जो हमें देखनी है चीज़ इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खासतौर पर रशिया और चाइना, मेरे ख्याल से इस वक्त उनको जंप इन करना चाहिए। हालात बहुत नाजुक हो रहे हैं और जैसे कि हम सर उनके जंप करने से कुछ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। देखें, अगर वो बेनिफिशियरी ना हो, अब रशिया इस पूरी लड़ाई का बेनिफिशियरी है, चाइना वो भी बेनिफिशियरी है, और आने वाले वक्तों में जब हम इस लड़ाई को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो ये दोनों ममालिक बहुत थोड़े मुतासिर होंगे। असल मुतासिर कौन सा होगा? आपकी साउथ ईस्ट एशिया मुतासिर होगी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान, जो खित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं, इन पर बड़ा प्रेशर आ जाएगा। पाकिस्तानी इकॉनमी आपको पता है कंप्लीटली तौर पर बैठ चुकी हुई है। आज पाकिस्तान में तमाम कारोबार आप जब देखती हैं, आपके प्रोडक्शन के जितने भी यूनिट्स हैं, आपकी टेक्सटाइल, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी स्टिचिंग इंडस्ट्री जो है, आपका फैसलाबाद, बिल्कुल जमीन
बॉस हो चुका हुआ है। आज आप ये देखें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, डॉक्टर बिशारत साहब ने भी कहा कि आज पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ आवाम के टैक्सों पे चल रही है। आप ये देखें कि पेट्रोल के ऊपर जब 170 का पेट्रोल और 211 रुपए सारे टैक्सेस मिला के लेवी आपसे वसूल की जा रही है, तो इसका मतलब है कि बाकी पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल के ऊपर खड़ा है। और वजीर आजम इमरान खान ने जाते हुए एक बात कही थी, आप अगर उस बात को याद रखें, उन्होंने एक बात ये कही थी कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क की इकॉनमी कभी संभल नहीं सकेगी। और वो देख लें कि उस दिन से लेकर 2022 से ऑनवर्ड आज तक इस मुल्क की इकॉनमी संभल नहीं सकी। और मेरी दुआ है खुदा से कि जिस तरह अमेरिका ट्रुप्स ऑन ग्राउंड लेकर जाना चाह रहा है, अगर वो चला गया तो मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज 400 रुपए लीटर पेट्रोल पे भी हमारी चीखों जान निकल रही है। और ये सोचें कि ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा। जब आप पेट्रोल और एनर्जी की कीमतों को बढ़ा देते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर हर चीज पे जाता है। वो किराए भी महंगे हो गए, ट्रांसपोर्ट के, वो तो ऑब्वियस होना है क्योंकि हर चीज हुकूमत तो ये चीज सर, हुकूमत तो ये चीजें महंगी करती है, लेकिन हमारे जो अवाम है वो एकदम से, जो हमारे अब क्या कहा जाए, ट्रांसपोर्टर्स जो थे उन्होंने एकदम से इनकी कीमतें जो है किरायों की बढ़ा दी थी, मतलब डबल से ट्रिपल कर दी थी। तो मतलब कहीं ना कहीं कसूर सिर्फ हुकूमत का नहीं है, एक आम अवाम का भी, एक आम आदमी का भी है। सो जो गरीब तबका है वो सर कहा जाए, सर वक्त बहुत कम है जी। देखिए इस अवाम को आप देखिए, इस अवाम का कोई कसूर नहीं है। अगर आपने पिछले 77 साल में इन लोगों को डिप्राइव्ड रखा, डॉक्टर साहब बैठे हुए, मैं डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि पिछले 75 सालों में देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापानीज बम खाकर उठे थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने लोगों पर इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपने लोगों को खड़ा किया था और उन्होंने जापान खड़ा कर दिया। तो हमारे यहाँ पे तो सबसे पहले अवाम को, लोगों को गिराया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान साहब, सर इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी, हम देख रहे हैं कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं अमेरिका में, और इसके साथ ही जो ट्रंप साहब हैं उनकी 35% अब मकबूलियत जो है वो अमेरिका में रह गई है, क्योंकि अवाम जो है वो खड़े हो चुके हैं। अवाम जो है सामने आ गए हैं कि जो कदम उठाया है वो बहुत ही ज्यादा गलत उठाया। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि हालत जंग में है, भाई जंग हो रही है और अमेरिकी आर्मी चीफ को हटा दिया गया है। इस सब को किस नजर से देख रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? हालत जंग में आर्मी चीफ को हटा दिया, कि मैंने भी कल खबर सुनी थी और मुझे तो हजम ही नहीं हुई कि ऐसे कैसे, फिर कैसे वो होगा। ये तो जाहिर है, अब क्या अपनी तरफ ले जाऊं। जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी तो उस वक्त सवाल किया था मैंने, मेरे साथी जो बैठे हुए थे, तो उस वक्त भी यही बात हुई थी कि हालत जंग है। तो मैंने कहा मतलब ये तो एक पूरा सिस्टम होता है ना फौज का, तो जाहिर है एक शख्स जाता है तो उससे बेहतर या काबिल शख्स दूसरा आता है। क्या मतलब कोई काबिल शख्सियत नहीं है जो आगे इस जंग को, जब ये पुलवामा अटैक और उसके बाद हुआ था, कि भाई इस चीज को आगे लेके चले। तो पता नहीं, अब मुझे तो हमने तो ऐसे ही सुना और पढ़ा और इसी पे हमारा यकीन था। वो खबर बहुत देर तक मेरे जहन में गूंजती रही। तो अब मैं इस पे क्या कहूँ आकाशा, इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो जो मकबूलियत कम हो गई है ना, 35% हो गई है, तो मुश्किलात तो है ट्रम्प के लिए। तो जाहिर है जिस किस्म के ये पागल शख्स फैसले कर रहा है, जिस तरीके से उसको कोई भी, जाहिर है वहां पर तो एक जमहूरियत है, लोग अपनी वो क्या कहते हैं राय भी देते हैं। तो जिस तरीके से ये जितने भी बाकी आप जो पीछे वाले हैं, जो उन्होंने पराई जंगों में अपने आप को धकेला, अपने मुल्क की इकॉनमी को, अब जाहिर है वैसे तो उनकी इकॉनमी वॉर इकॉनमी है, जहाँ जहाँ जंगे करेंगे और उसके बाद आस पास खौफो हरास फैलाकर और वो अपना असला बेचेंगे। तो सही है, अब इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि इस शख्स से, इस दिमागी मरीज से बहुत जल्दी उनको छुटकारा हासिल करना चाहिए। जो शख्स दूसरे मुल्कों में रजीम चेंज की ख्वाहिश रखता है, इंशाल्लाह ताला इनके मुल्क में भी रजीम चेंज होगी और खुदा करे कि आने वाला आए तो वो कोई। की अपनी भांजी कह रही है कि अब रजीम चेंज जो है वो ईरान में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी अमेरिका में होगी। बहुत शुक्रिया सायरा जी, जब आप कहती है कि अब इस पर मैं क्या कहूँ तो आप सब कुछ कह चुकी होती है। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की 48 घंटे की जो जंगबंदी की तजवीज़ है, ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो हम जो यहाँ पे बैठ के और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, बहुत से दूसरे ममालिक हैं, वो इस पर बात कर रहे होते हैं कि ईरान जो है वो जंग खत्म करना ही नहीं चाहता। लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं जब ईरान की तरफ से इस तरह का बयान आता है, उससे पहले ही अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो बहुत से बयान जो है एकदम से बदल चुके होते हैं और वो फिर अटैक कर देते हैं ईरान पर। क्या कहेंगे सर?
देखिए आकाशा, जब आप अक़वाम आलम में अपना एतमाद खो बैठें और अपने मुल्क में ख़ुद अपना एतमाद जो है वो खो बैठें और आपकी अवाम ही आप पे एतमाद ना करे, तो फिर ईरान क्यों एतमाद करेगा। देखिए ईरान जो है वो पहले दिन से ये कह रहा है कि मैंने जंग नहीं शुरू की, ये जंग ईरान पे मुसल्लत हुई है अमेरिका की जानिब से और नेतन्याहू की जानिब से। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी किचन कैबिनेट और नेतन्याहू से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो फिर उनकी कौन सी बात जो है वो सीरियस ली जाएगी या संजीदा ली जाएगी, या 48 घंटे की जो उनकी एक पेशकश है जंग बंदी की, उसको ईरान क्यों जो है वो उस पर अमल दरामद करेगा। ईरान का तो बहुत लॉस हो चुका है। देखें अब तो खूनरेज़ी इस कदर बढ़ चुकी है कि अभी ख़बरें जो है वो सही तरीके से हमारे पास आ ही नहीं रही। और एक तरफ तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त महंगाई की लपेट में आ चुकी है, एनर्जी के क्राइसिस आ चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ये शायद इल्म नहीं है कि दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपने जंगी जुनून में और नेतन्याहू अपने जंगी जुनून में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें ये पता नहीं कि दुनिया जो है वो तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है इस वक्त, और दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो है वो अपनी बात मनवा रहे हैं। अब आपने देखा कि वो ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये ईरान जो है वो झुकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया उनके हक में नहीं है। वक्त प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। मैं एक आखिरी पॉइंट जो है डॉक्टर बिशारा साहब का इस पे लेना चाहूंगे। सर सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगे, ट्रंप का मुस्तकबिल क्या समझते हैं आप? देखें ट्रंप तो ये जो है कोई मुस्तकबिल है नहीं, वैसे भी उसने एक दफ़ा और तो आना नहीं है, और ये जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं इसमें इसकी पार्टी हारेगी। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रंप एक और बार बार ऐलान कर रहा है कि आप हमसे तेल ख़रीदें। दुनिया का तेल महंगा होने जा रहा है, बाकी मुल्कों का हमसे तेल ख़रीदें। एक इस तरीके से वो समझ रहा है कि शायद कुछ फ़ायदा हो जाए अमेरिका को, लेकिन बहुत ही खाम ख्याली है उसकी, और ये इस तरह होगा नहीं। और उसने जो सारी दुनिया को एक मुसीबत में डाल दिया है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को तबाही की तरफ ले गया है, उसकी वजह से यूरोप भी उससे पीछे हट गया है, नाटो पीछे हट गया है। फ्रांस के सदर के बारे में कैसा उसने बयान दिया है, इसके अलावा यूके उसके साथ नहीं है, जो कि उसकी हर पॉलिसी में अमेरिका की इससे पहले उनके साथ होता था, हर जंग में साथ होता था, वो भी नहीं है, बाकी यूरोपियंस भी नहीं है। तो उसने अपने आप को तनहा कर लिया है पूरे दुनिया में, और सिर्फ वजह उसकी जो है आपके सामने है कि जो इसराइली लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका में, और एप्स्टीन फाइल्स के ज़रिए इसराइल ने इसके बहुत सारे राज जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं, उससे ये ब्लैकमेल भी हो रहा है, और इसराइली लॉबी जो है वो इसके ऊपर दबाव भी डाल रही है, जिसकी वजह से जंग हो रही है। इसराइल की जंग है, इसराइल की जंग में ये कूद पड़ा है, इसको ज़बरदस्ती जो है इसमें शामिल किया गया, और अब ये फेस सेविंग ढूंढ रहा है, इसे निकलने का तरीक़ेकार ढूंढ रहा है, जो कि इसको मिल नहीं रहा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जल्द ही ये जंग ख़त्म करेगा, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि ये तो जंग ख़त्म कर भी देगा तो क्या इसराइल भी रोकेगा हमले, ये कोई बात नहीं कर रहा। इसराइल को भी आपको रोकना होगा, और इसीलिए मैं अली इमरान साहब की, डॉक्टर साहब की बात से, मैं डॉक्टर साहब की बात से वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि चाइना और रशिया को आना पड़ेगा, चाइना और रशिया को जो है अगर वो नहीं आएंगे तो ये इसराइल और अमेरिका मिलके पूरी दुनिया को जो है एक मुसीबत में डाल देंगे और तबाही की तरफ ले जाएंगे। तो कर रहे हैं, चाइना भी अपनी तरफ से कर रहा है, हेल्प आउट करना काफ़ी नहीं है। देखिए अभी आप बढ़ के जंगबंदी की तरफ इनको आना पड़ेगा कि जंगबंदी होनी चाहिए। आप उस वक्त शायद पैदा भी ना हुई हों जब यूएसएसआर होता था, सोवियत यूनियन, तो दो पावर्स थी, सुपर पावर्स थी दुनिया में, एक यूएसएसआर एक यूएसए। अगर एक कोई जो है गलती करता था तो वो दूसरा उसको रोकता था। अब जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं ये यूएसएसआर के साथ थे जी। और जो है अगर कोई भी जो है अमेरिका कोई ऐसी हरकत करता था जो किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ होती थी जिसमें यूएसएसआर के जो एलाय था, तो वो फ़ौरन रोकता था उसको। इसी तरीके से यूएसएसआर जब अफगानिस्तान पर आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर उसका जो है मुकाबला किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, रशिया और चाइना को आना पड़ेगा, उन्हें अपनी सुपर पावर हैसियत जो है मनवानी पड़ेगी, आगे मिलिटरीली आगे आना पड़ेगा और अब बताना पड़ेगा, और उन्हीं की तरफ से अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो जंगबंदी की तरफ जाया जा सकता है। बहुत डॉक्टर बिशारत, बहुत शुक्रिया सायरा जी और डॉक्टर अली इमरान साहब और सगीर चौधरी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।